Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, इस वीडियो को पहले मैंने मेगा टेस्ट डाला है पूरे 150 प्रश्नों का। पूरे ही 150 प्रश्नों का टेस्ट है, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन उसमें है। तो एक बार उस टेस्ट को ज़रूर करिएगा ताकि जो आपका आकलन है वो हो जाए कि आप किस स्तर पर हो, आपके कौन कौन से टॉपिक है। सारे सिलेबस से मैंने सभी टॉपिक को उसमें ऐड किया है। देखिए, ये जो शिक्षण विधियों का ये जो टेस्ट है, इसमें सीसीई, मापन व मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण, नीलपत्र, उद्देश्य, पाठ योजना के उपागम, नियोजन व शिक्षण सहायक सामग्री, इन सभी टॉपिकों के बारे में बात करने वाले हैं। तो थोड़े से ही समय में इन सभी के बारे में मैं बात करूँगा। आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझना है आपको। और मित्रों, कम से कम इन टॉपिक में से 20 नंबर रीट एग्ज़ाम 2021 में आपके आने वाले, कम से कम बता रहा हूँ ये तो मैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। देखिएगा, एक एक चीज़ को समझते हुए, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, इतने सारे टॉपिकों को मैं यही 15 से 20 मिनट में पूरा करा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा, शिक्षण विधियों से संबंधित जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं उसमें हम सबसे पहले बात करने वाले सीसीई के बारे में। तो साथियों, सीसीई जिसको हम सतत व व्यापक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं, इसके अगर जनक की बात करें तो इसके जनक कहे जाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को। क्योंकि सीसीई पर प्रभावी रूप से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा ही दिया गया था, इसलिए सीसीई का जनक किसको कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कहते हैं साथियों। अगर हम सीसीई की बात करें तो साथियों, सीसीई को सबसे पहले कक्षा 9 और कक्षा 10 में जो सीबीएसई का पाठ्यक्रम है, इस पर लागू करने का निर्देश दिया गया था। और इसके लागू करने की अगर हम बात करें तो इसको 2010-11 में, कब साथियों? 2010-11 में कक्षा 10 में, कक्षा 6, 7, 8 इनमें सभी में लागू कर दिया था, कक्षा 9 को छोड़ करके। तो मित्रों देखिए, कक्षा 9 में तो 2009 में ही लागू कर दिया था। और 2011-12 में सीसीई को कक्षा 1 से 5 और कक्षा 11-12 और कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी में पूर्ण रूप से लागू कर दिया सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2011-12 में साथियों। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी बात करें, सीसीई को राजस्थान में किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड चीज़ें बताने वाला हूँ मैं सीसीई के बारे में। तो राजस्थान में सीसीई को पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लागू किया गया था साथियों। कितने चरणों में लागू किया था? 3 चरणों में इसको लागू किया था पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। देखिए, आगे बात करेंगे सीसीई में मूल्यांकन के प्रकार। तो सीसीई में मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं साथियों। एक तो होता है रचनात्मक मूल्यांकन और एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन को दोनों में फॉर्मेटिव लिख दिया है, जो कि गलत है साथियों, क्योंकि रचनात्मक को सेमेटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमेटिव असेसमेंट। और योगात्मक को कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अच्छी तरह से याद रखना है, यहाँ थोड़ा दोनों एक जैसा लिख गए, गलती है, यहाँ सेमेटिव असेसमेंट होगा साथियों। देखिए, जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो संपूर्ण मूल्यांकन का 40% होता है, और जो योगात्मक मूल्यांकन है वो संपूर्ण मूल्यांकन का 60% होता है साथियों। बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है। अगर हम बात करें कि रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है, तो छात्रों यहाँ पर देखिए, जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों में कौशलों का आकलन करने के लिए जो मूल्यांकन करेंगे उसे ही रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ये लगातार चलने वाला मूल्यांकन है साथियों। लगातार चलने वाला कौन सा मूल्यांकन होता है? रचनात्मक। जबकि अगर हम बात करें योगात्मक मूल्यांकन की, तो साथियों योगात्मक मूल्यांकन प्रगति का, संपूर्ण जो प्रगति होती है विद्यार्थी की, उसका संकलन ही योगात्मक मूल्यांकन होता है। जिसे बोर्ड परीक्षाओं द्वारा जो प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं वो योगात्मक मूल्यांकन में आ जाएंगे। कुल मूल्यांकन का कितना होता है? ये 60% होता है साथियों। चलिए आगे हम बात करेंगे मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में। तो साथियों, मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होती है? मूल्यांकन प्रक्रिया, तो सबसे पहले मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिआयामी रूपों में वर्गीकृत किया है। किसने किया है? बी.एस. ब्लूम ने। किसने किया है साथियों? बी.एस. ब्लूम ने ही मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिआयामी रूप में वर्गीकृत किया है। और 3 आयाम कौन कौन से बताए हैं? पहला आयाम बताया है उद्देश्यों का निर्धारण करना, कि सबसे पहले मूल्यांकन प्रक्रिया में उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है।
फिर सीखने के अनुभव प्रदान किए जाते हैं और फिर व्यवहारगत परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाता है। तो साथियों ये जो त्रिआयामी प्रक्रिया है ये B.S. ब्लूम के द्वारा सन 1956 में बताई गई थी। कब बताई गई थी? सन 1956 में। देखिए आगे बढ़ेंगे, मापन व मूल्यांकन की विधियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों मापन व जो मूल्यांकन की विधियां होती है उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है आंकिक विधियां और एक होती है गुणात्मक विधियां। आंकिक विधियों में अंक प्रदान किए जाते हैं, जबकि गुणात्मक विधियों में जो छात्र के जो गुण दोष है उसको देखा जाता है। आंकिक विधियां भी 3 प्रकार की होती है साथियों। कितने प्रकार की? 3। एक होती है मौखिक, एक होती है लिखित और एक होती है प्रायोगिक। और ये जो लिखित विधियां हैं आंकिक में, लिखित विधियां भी साथियों 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है निबंधात्मक और एक होती है वस्तुनिष्ठ। निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ में देखिए जो निबंधात्मक में उसमें दीर्घ उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक ये सभी चीजें आ जाएगी। जबकि अगर हम वस्तुनिष्ठ की बात करें तो वस्तुनिष्ठ में साथियों 2 चीजें आती है। एक तो होता है प्रत्यय वाले मतलब रिक्त स्थान वाले प्रश्न, और एक होते हैं प्रत्ययाभिज्ञान वाले प्रश्न मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं सत्य असत्य हाँ नहीं वाले, ये प्रत्ययाभिज्ञान में आ जाएंगे साथियों। जबकि अगर हम बात करें गुणात्मक विधियों की तो जैसे साक्षात्कार है, जैसे प्रश्नावली है, जैसे विद्यार्थी डायरी है, विद्यालय अभिलेख है, जैसे संचय मापनी है इत्यादि, ये सभी चीजें गुणात्मक प्रविधियों में आ जाएंगी मित्रों। तो ये मापन व मूल्यांकन की विधियों के बारे में हमने जाना है। अब हम बात करेंगे मापन व मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में। तो मित्रों मापन व मूल्यांकन की यहाँ पर कुछ विशेषताएं लिखी है, जिसमें पहली विशेषता लिखी है वैधता। तो क्या होती है वैधता? वैधता का मतलब है कि जो परीक्षण का निर्माण आप कर रहे हो तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, यदि उसकी वो पूर्ति करे तो उसको हम वैध परीक्षण के नाम से जानते हैं। किस परीक्षण के नाम से जानते हैं? उसको वैध परीक्षण के नाम से। एक आती है साथियों इसमें विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि किसी भी कॉपी की जांच या किसी भी टेस्ट की जांच अगर आप अलग अलग जो अध्यापक है उनसे करवाते हो लेकिन सभी का रिजल्ट एक जैसा ही आए, समान आए, तो मतलब वो परीक्षण क्या है? फिर विश्वसनीय है। फिर बात करेंगे व्यापकता के बारे में। तो साथियों व्यापकता का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का यदि मूल्यांकन करने में कोई परीक्षण सफल हो रहा है तो उसको हम कहेंगे व्यापकता। क्या कहेंगे उसको? व्यापकता, कि संपूर्ण पाठ्यक्रम उसमें आ गया है। नेक्स्ट इसमें आता है साथियों विभेदकारिता। विभेदकारिता का मतलब होता है कि जो प्रतिभाशाली बालक है, जो सामान्य बालक है और जो मंदबुद्धि बालक है, यदि कोई परीक्षण इनमें अंतर कर पा रहा है तो मतलब वो विभेदकारी परीक्षण है। कैसा परीक्षण है वो? विभेदकारी। जैसे सभी के बराबर नंबर आए एक परीक्षण में सभी के, तो फिर वो विभेदकारी नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है मानकता। मानकता का मतलब होता है कि किसी परीक्षण में जो सरल प्रश्न है, जो सामान्य प्रश्न है, जो कठिन प्रश्न है, इनका 1:3:1 में होना चाहिए। जैसे 100 प्रश्न है तो 20 प्रश्न तो बिल्कुल सरल, 60 प्रश्न सामान्य और 20 प्रश्न कठिन रहने चाहिए। इस प्रकार का गुण अगर किसी मूल्यांकन में है तो उसको हम कहेंगे साथियों मानकता। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि दिए गए उत्तरों में से यदि किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर सही है तो फिर उसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है, और अगर एकमात्र ही उत्तर उसका सही रहता है तो उसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है मित्रों। चलिए नेक्स्ट स्पष्टता। स्पष्टता का मतलब होता है किसी परीक्षण की यदि भाषा शैली को छात्र अच्छी तरह से सरलता से समझ जाते हैं, उत्तर देने में वो सफल होते हैं आराम से, तो मतलब वो परीक्षण क्या है? स्पष्ट है। नहीं समझते हैं तो स्पष्टता का अभाव उसमें रहेगा। चलिए नेक्स्ट इसमें है व्यावहारिकता। व्यावहारिकता का मतलब है कि जहां पर छात्र जिस परीक्षण में अपने विचारों के आधार पर उत्तर देने में स्वतंत्र रहते हैं तो वो जो गुण है वो मूल्यांकन का व्यावहारिकता संबंधी गुण होता है साथियों। तो ये मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया है अच्छी तरह से। आपको एक बार अगर समझ में नहीं आए तो आप दोबारा वीडियो को पीछे करके देख सकते हो साथियों। चलिए आगे बात करेंगे उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण के बारे में कि इसका अर्थ क्या होता है, इसके प्रकार कितने हैं और इनका क्या क्या अर्थ होता है। तो साथियों उपलब्धि व निष्पत्ति परीक्षण का मतलब होता है कि जो बच्चों को कक्षा में सिखाया जाता है, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनके जो कौशल है, इनका मापन अगर शैक्षिक रूप से आप करो तो उसको ही हम उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कक्षा में बच्चों को आपने कुछ पढ़ाया है, अब आप ये देख रहे हो कि उन्होंने कितना सीखा है, तो फिर वही उसकी उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण कहलाता है। अब देखिए इसके प्रकारों के
प्रकारों के बारे में बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण और एक होता है अप्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण। तो साथियों, जो प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण है वो जो जाने माने जो लोग होते हैं, मतलब जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उन पर आधारित ऐसे परीक्षण जो बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय हो, ऐसे परीक्षणों को ही प्रमापीकृत परीक्षण कहा जाता है। दूसरा है अप्रमापीकृत परीक्षण, जिसको शिक्षक निर्मित परीक्षण भी कहते हैं, जो स्थानीय स्तर के शिक्षकों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। ऐसे परीक्षणों को अप्रमापीकृत निष्पत्ति उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। चलिए आगे बात करेंगे निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण। तो साथियों, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण, निदान का मतलब होता है किसी समस्या को जानना और उपचार का मतलब होता है उस समस्या को दूर करना। तो साथियों देखिए, निदानात्मक मूल्यांकन का मतलब कि वो परीक्षण जो छात्रों की कमजोरियों के क्षेत्रों को पहचाने, ऐसे परीक्षण को, उनकी जो समस्याएं हैं जिसमें उनका ज्ञान हो, वो तो होता है निदानात्मक परीक्षण। और ज्ञान होने के बाद में, पहले निदान किया जाता है फिर उपचार करेंगे, ज्ञान होने के बाद में उन कमजोरियों को दूर करने के लिए जो चीजें की जाती है उसको ही हम उपचारात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं साथियों। तो ये भी क्लियर होना चाहिए, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण। चलिए आगे बात करेंगे नील पत्र के बारे में, जिसको ब्लूप्रिंट आप कहते हो। तो नील पत्र एक आधार पत्रक भी आप इसको कह सकते हो साथियों। क्या कह सकते हो? आधार पत्रक भी आप इसको कह सकते हो। इसके आधार पर ही प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, कि प्रश्न पत्र का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? नील पत्र के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। मित्रों देखिए, जो नील पत्र है इसमें 4 प्रकार की तालिकाएं होती है। एक तो उद्देश्य पर आधारित होती है, एक प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से रखोगे, एक विषय वस्तु कौन कौन सी शामिल करोगे, और एक आधार पत्र, मतलब मुख्य 4 प्रकार की इसमें तालिकाएं होती है। मित्रों, नील पत्र के उद्देश्य भी 4 ही होते हैं: ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग और कौशल। ये 4 इसके उद्देश्य, 4 ही इसमें उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है। अगर हम बात करें नील पत्र में प्रश्नों की, तो इसमें प्रश्नों के भी 4 प्रकार ही होते हैं, जैसे निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये 4 प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल किए जाते हैं साथियों। तो ये सारी ही जानकारी मैंने आपको बता दी है। फिर बात करेंगे उद्देश्यों के वर्गीकरण के बारे में। तो साथियों, उद्देश्यों का वर्गीकरण B.S. ब्लूम के द्वारा किया गया है 3 भागों में। कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। जैसे एक तो है ज्ञानात्मक, एक है भावात्मक और एक है साथियों क्रियात्मक। 3 भागों में उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है साथियों, इसके भी 6 भाग है, भावात्मक के भी 6 भाग है और क्रियात्मक के भी 6 भाग है। मैं आपको बता दूं ज्ञानात्मक में कौन कौन सा आएंगे। ज्ञानात्मक में साथियों एक तो आएगा ज्ञान, एक आएगा अवबोध, एक आएगा ज्ञानोपयोग, एक आएगा विश्लेषण, एक आएगा संश्लेषण और एक आएगा मूल्यांकन। मतलब ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है इसका अंतिम स्तर कौन सा है साथियों? मूल्यांकन है। जो भावात्मक उद्देश्य है इसके भी 6 भाग है, क्रियात्मक के भी 6 भाग है। भावात्मक का अंतिम उद्देश्य होता है चरित्र का निर्माण करना और क्रियात्मक का अंतिम उद्देश्य होता है आदत का निर्माण करना। तो साथियों, इस प्रकार से उद्देश्यों का वर्गीकरण B.S. ब्लूम और उनके साथियों थे, उनके जो साथी थे, जैसे ब्लूम के साथी मसीहा थे, सिम्पसन थे, क्रेथवाल थे, इन्होंने ही उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। मित्रों चलिए आगे बढ़ते हैं, उपागम के बारे में जान लेते हैं आप। तो उपागम का मतलब क्या होता है कि जिनके आधार पर दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किया जाता है उनको ही हम उपागम कहते हैं। तो पहला इसमें उपागम है हर्बर्ट उपागम। हर्बर्ट की पंचपदी जिसको हम कहते हैं, इसका निर्माण J.F. हर्बर्ट के द्वारा किया गया सन 1838 में। मित्रों ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं बता रहा हूं ना, कम से कम है ये 20 क्वेश्चन तो आज की वीडियो में से आ जाएंगे आपके, कम से कम। एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ना। लेकिन तो साथियों देखिए, जो हर्बर्ट की पंचपदी है इसमें हर्बर्ट ने 4 सिद्धांत दिए थे। पहले स्पष्टता का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत और प्रयोग का सिद्धांत। तो इन 4 सिद्धांतों के आधार पर इनके जो हर्बर्ट के शिष्य थे जिलर राइन और हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने ही 5 पद तैयार किए थे। जैसे स्पष्टता के आधार पर प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, और बीच में एक और शामिल कर लिया उद्देश्य कथन।
फिर संबंध के आधार पर इन्होंने तुलना एक नया पद बना दिया। फिर व्यवस्था के आधार पर व्यवस्था एक नया पद बना दिया। तो इस प्रकार इन 4 सिद्धांतों के आधार पर 5 पद दिए गए। कौन कौन से? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, व्यवस्था और अंत में प्रयोग। तो साथियों ये 5 पद दिए गए थे। प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में एक और कथन आता है, उद्देश्य कथन। इसको गिना नहीं जाता है, नहीं तो 6 हो जाते हैं टोटल पद। चलिए नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, जॉन डीवी किलपेट्रिक उपागम। नाम से पता चल रहा है कि भाई जॉन डीवी ने और किलपेट्रिक ने दिया होगा इसको। किसने? जॉन डीवी ने और किलपेट्रिक ने। ये जो उपागम है साथियों ये करके सीखने पर आधारित है, क्योंकि करके सीखने की विचारधारा किसकी है? जॉन डीवी की है साथियों। चलिए इसमें कुल 6 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 6 पद होते हैं। कौन कौन से मैं बता देता हूं जॉन डीवी किलपेट्रिक उपागम वाले। पहला पद होता है परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा होता है समस्या का चयन करना, तीसरा होता है समस्या की रूपरेखा बनाना, चौथा होता है क्रियान्वयन, पांचवा होता है मूल्यांकन और छठा होता है लेखा जोखा या आलेख प्रतिवेदन। तो साथियों ये इसमें 6 प्रकार के पद होते हैं। तीसरा है चक्रीय उपागम, जिसको हम मोरिसन उपागम भी कहते हैं। चक्रीय उपागम कह दो या मोरिसन उपागम कह दो। इसका जनक है हेनरी क्लेव मोरिसन। कौन है साथियों? हेनरी क्लेव मोरिसन ने इसको दिया था। इसमें कुल 5 पद है। कितने पद है इसमें? 5। कौन कौन से? जैसे खोज है, प्रस्तुतिकरण है, आत्मीकरण है, व्यवस्था है और वर्णन है। बिल्कुल इसी प्रकार से इसी क्रम में आपको याद रखने हैं। तो ये उपागम का टॉपिक भी बहुत ही हद तक मैंने समझाने की कोशिश की है। अब बात करेंगे नियोजन के प्रकारों के बारे में। तो साथियों नियोजन मतलब जो ये शिक्षा में बच्चों को पढ़ाने हैं, तो जैसे दैनिक पाठ योजना, इकाई योजना, मासिक, वार्षिक, ये 4 प्रकार की योजना नियोजन के अंतर्गत बनाई जाती है। मित्रों वार्षिक योजना पूरे वर्ष के लिए, मासिक योजना 1 महीने के लिए, इकाई योजना 7 दिन के लिए मतलब 6 दिन के लिए, दैनिक पाठ योजना 1 दिन के लिए बनाई जाती है। जो रोज डेली बच्चों को पढ़ाते हैं वो दैनिक पाठ योजना में से पढ़ाते हैं। जो इकाई योजना है साथियों, जब बच्चों को शिक्षण कराया जाता है तो सबसे पहले इकाई योजना बनाई जाती है, वार्षिक और मासिक नहीं बनाई जाती है, क्योंकि इकाई के माध्यम से ही दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो ये अगर प्रश्न पूछे कि शिक्षण के समय सबसे पहले कौन सी योजना बनाएंगे, तो आपका आंसर रहेगा इकाई योजना। मित्रों जो दैनिक पाठ योजना है, दैनिक पाठ योजना के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में पढ़ेंगे अब। तो मित्रों शिक्षण सहायक सामग्री, वैसे आपने पढ़ रखा होगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी शिक्षण सहायक सामग्रियां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे प्रमुख गुण होता है साथियों ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रखना। क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों को, कि जो छात्र की ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आँख है, नाक है, कान है, फिर मस्तिष्क है, फिर त्वचा है, तो ये जो जितनी भी ज्ञानेंद्रियां है जिसके माध्यम से बालक ज्ञान ग्रहण करता है मित्रों, जैसे जीभ है, मस्तिष्क नहीं आएगा सॉरी इसमें, तो ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रखकर ही शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। जो शिक्षण सहायक सामग्री जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रहेगी वो उतनी ही अधिक प्रभावशाली मानी जाती है मित्रों। जैसे इसके जनक की अगर हम बात करें तो इसके जनक है फ्रोबेल। सभी को पता होगा कि शिक्षण सहायक सामग्रियां मतलब जो छात्रों को सिखाने में, ऐसी सहायक सामग्रियां जो छात्रों को सिखाने में सहायता प्रदान करें, उनको ही हम शिक्षण सहायक सामग्री कह सकते हैं। मित्रों देखिए एडगर डेल ने भी अनुभव शंकु दिया था 1953-54 में, जिसको हम कोन ऑफ एक्सपीरियंस के नाम से भी जानते हैं। इसके माध्यम से इन्होंने ज्ञानेंद्रियों के आधार पर सहायक सामग्रियों का विश्लेषण किया था साथियों। देखिए जो एडगर डेल का अनुभव शंकु है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने भाई अनुभव शंकु इस प्रकार से दिया कि जैसे कोई सहायक सामग्री है सिर्फ दिखती है तो उसका इतना % बच्चा याद रख पाता है, कोई सुनाई देती है तो उसका इतना %, कोई दिखाई भी देती है, सुनाई भी देती है तो उसका इतना % बच्चा याद रखेगा। प्रत्यक्ष अनुभव जो प्राप्त करता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने माना है साथियों। चलिए आगे देखेंगे वर्गीकरण सहायक सामग्रियों का। तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो 3 भाग में कौन कौन से? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो साथियों सबसे पहले दृश्य सामग्री के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसी सामग्री जिसमें सिर्फ दिखाई देता है, न उसमें सुनाई नहीं देता है, तो ऐसी सामग्री को दृश्य में शामिल करेंगे।
जैसे श्यामपट्ट है, सुनना आप नाम अच्छी तरह से, जैसे चित्र है, जैसे ग्लोब है, जैसे पदार्थ है, जैसे डिस्प्ले बोर्ड है, जैसे टेलीस्कोप है, जैसे OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर है। तो ये सारी ही दृश्य सामग्री रहेगी साथियों। पाठ्य पुस्तक कह सकते हो, चार्ट कह सकते हो, मॉडल कह सकते हो, अबेकस है, ग्राफ है, वास्तविक वस्तु है, बुलेटिन बोर्ड है, मानचित्र है, फ्लैनल बोर्ड है, फिल्म पट्टिका है, मैग्नेटिक बोर्ड है। तो साथियों एपिडाइस्कोप है, जादू की लालटेन है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, ट्रांसपेरेंसी है, ये सभी चीज़ें दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगी। फिर बात करेंगे श्रव्य सामग्री के बारे में। तो श्रव्य में जैसे रेडियो है, जैसे टेप रिकॉर्डर है, जैसे ग्रामोफोन है, जैसे लिंगुआ फोन है, जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्र है, तुरई है, ये सभी दृश्य में आएगी। फिर बात करेंगे श्रव्य दृश्य श्रव्य के बारे में, तो जिसमें सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। तो इसमें जैसे कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गई, मोबाइल हो गया, चलचित्र हो गया, फिल्म प्रोजेक्टर हो गया, तो ये दृश्य श्रव्य में आ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रक्षेपण के आधार पर सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण। तो प्रक्षेपण के आधार पर सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी मतलब जिसमें साथियों प्रक्षेपी का सीधा सा मतलब है वह सहायक सामग्री जिसमें किसी छोटी चीज को पर्दे पर या दीवार पर बड़े आकार में किसी सहायक सामग्री के माध्यम से देखा जाता है, तो वो होती है प्रक्षेपी। जैसे साथियों हम कह सकते हैं OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, जादू की लालटेन, चलचित्र है, एपिडाइस्कोप है, LCD प्रोजेक्टर है, फिल्म पट्टिका है, एडुसेट है, ये सभी प्रक्षेपी में आ जाएंगी। और जो अप्रक्षेपी है जैसे चार्ट है, मॉडल है, चित्र है, मानचित्र है, ग्राफ है, ग्लोब है, अबेकस है, श्यामपट्ट है, पाठ्य पुस्तक है, ये सभी अप्रक्षेपी में आ जाएगी। अब बात करेंगे, देखिए NCERT ने भी सहायक सामग्रियों को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 6 भागों में। तो आपको नाम बता दूं मैं, एक है चित्रात्मक सामग्री, एक है त्रिआयामी सामग्री, एक है क्रियात्मक सामग्री, एक है प्रदर्शित सामग्री, एक है प्रक्षेपी सामग्री, एक है दृश्य श्रव्य सामग्री। ये 6 भाग NCERT के द्वारा बताए गए हैं। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि चित्रात्मक सामग्री किसे कहते हैं, तो साथियों जिसमें चित्र बने होते हैं, जैसे चार्ट, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, समाचार पत्र, ऐसी सामग्री को तो चित्रात्मक कहते हैं। त्रिआयामी सामग्री किसे कहते हैं मित्रों? त्रिआयामी जिसमें मतलब ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई हो, उसको त्रिआयामी कहते हैं। जैसे पदार्थ है, जैसे वास्तविक वस्तु है, जैसे मॉडल है, तो इनको कहते हैं त्रिआयामी सामग्री, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, जिसको छू सको, देख सको, और साथियों जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, ऐसी सहायक सामग्री को हम त्रिआयामी कहते हैं। इसमें है क्रियात्मक सामग्री। क्रियात्मक में जिसमें क्रिया की जाती है, जैसे भ्रमण में क्रिया की जाती है, नाटक में क्रिया की जाती है, प्रयोगशाला में क्रिया की जाती है, जैसे कठपुतली में क्रिया की जाती है, रंगमंच में क्रिया की जाती है, तो इसको क्रियात्मक में रखेंगे। एक है इसमें साथियों प्रदर्शित सामग्री। प्रदर्शित सामग्री में किसको रखेंगे? जिस पर सामग्री का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे फ्लैनल बोर्ड है, जैसे बुलेटिन बोर्ड है, जैसे श्यामपट्टे है, जैसे मैग्नेटिक बोर्ड है। देखिए जो चित्रात्मक में और जो प्रदर्शित दोनों में अंतर है। चित्रात्मक में चित्र बने होते हैं, प्रदर्शित में उस सामग्री पर प्रदर्शन किया जाता है साथियों। फिर है इसमें प्रक्षेपी सामग्री, मैंने आपको बता ही दिया था। और एक है दृश्य श्रव्य सामग्री जिसमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, लेकिन क्रिया अपन खुद नहीं करेंगे, जैसे वीडियो है, टीवी है, चलचित्र है, वाइस्कोप है, DVD है, ये है प्रक्षेपी। तो साथियों ये सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण है। तो हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना कारगर सिद्ध हुआ। साथियों आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐसे ही मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा 10, 15, 20 मिनट का, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा मैटर क्लियर हो जाएगा। 15-20 मिनट में आप इतना नहीं पढ़ सकते, मेरी गारंटी है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।